दोस्तों यहाँ पे आपका पेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट के एग्जाम में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति के साथ साथ आपका समान जागरूकता, उसके बाद आपका ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं, आपके हिंदी गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके पेट में आते हैं, हर एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपका कराया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे अधिक यहाँ पे आपको मैथ पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 80 प्लस। ठीक है, इस बार का लक्ष्य है कि 80 प्लस आप सबका आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 का नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका फर्ज है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका यहाँ पर 80 प्लस नंबर आना चाहिए। 100% मैं आपसे बोल दूं, अगर आप पूरे क्लास को पूरे ईमानदारी के साथ लेते हो, आप हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, 80 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले आप सब्सक्राइब करिए, कर लिया आपने, अब आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, आपका 80 प्लस आकर दिखाए। इस बार लास्ट बार है, यानी आपका लास्ट बार है, आप इस तरह समझो और आपका 80 प्लस आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 का इंडियन हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है, इसका आपका फर्स्ट प्रश्न पत्र हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन से जो आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ से इसका पहला क्लास भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका 500 प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। हम लोग 50 प्रश्न देख चुके हैं, यह है आपका 51 प्रश्न है। अगर आपने अभी तक 50 प्रश्न नहीं देखा है, इसका फर्स्ट क्लास डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, आप जाकर ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपका 51 प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, अजात शत्रु ने, उदयन ने या फिर महापद्म नंद ने? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? सी वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? ठीक है, वैवाहिक संबंधों के आधार पर, ठीक है, स्थिरता प्रदान की थी। कौन से शासक थे ये आपको बताना है। बिंबिसार थे, अजात शत्रु, उदयन थे या फिर काला अशोक है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपके हो जाएंगे बिंबिसार। कौन होंगे? बिंबिसार ने शासन को वैवाहिक आधार पर स्थिरता प्रदान की थी। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऐसे ही घुमा घुमा के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सब प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हो, जो नए लगे उससे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? उदयन ने किया था या फिर काला अशोक है, शिशुनाग है या महापद्म नंद ने किया था? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका शिशुनाथ बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, शिशुनाग। ओके, तो शिशुनाग जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? काला अशोक की राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। वैशाली में, राजगृह में, चंपा में या फिर पाटलिपुत्र में? आपको बताना है कि काला अशोक की राजधानी कहाँ थी। बताइए आप लोग, कहाँ थी? आपका 54 प्रश्न है, इसमें आपका हो जाएगा वैशाली। ठीक है, वैशाली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से किस शासक को सर्व शांतक अर्थात क्षत्रियों, ठीक है, किस शासक को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। आपको इतना समझना है कि निम्न में से किस शासक को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, ठीक है, यानी सबसे बहादुर सबसे वीर। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। धनानंद आपके नहीं होंगे, अजात शत्रु भी आपके नहीं होंगे, सिकंदर भी आपके नहीं होंगे, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। सिकंदर की बात की जा रही है, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, ये यहाँ पे आपको बताना है। महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य या धनानंद या राष्ट्रपाल। इसमें आपका क्या होगा, 56 यहाँ पे है, इसमें आपका हो जाएगा धननंद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए धनानंद, लेकिन चलिए धननंद आपके सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। सिकंदर से प्रश्न आपके बार बार आते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका बेबीलोन का शासक था या फिर मकदुनिया का था, ईरान का था या चीन का था। सिकंदर कहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा मकदुनिया, ठीक है, कहाँ के शासक थे सिकंदर, मकदुनिया, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व, ठीक है, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। सिकंदर और पोरस के बीच जो 326 ईस्वी पूर्व युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, इसमें आपको बताना है। झेलम का युद्ध, क्या होगा दोस्तों, झेलम का युद्ध, ठीक है, बितस्ता या झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध आप ध्यान रखिएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 59 है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, आइए चंद्रगुप्त मौर्य की, एक मिनट, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की थी, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे नया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, सबसे नया प्रश्न है। इसमें आपका हो जाएगा विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स ने ही पहचान की थी। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। दोस्तों चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था, आप मुझे ये बताइए। चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य, ठीक है। उनके प्रधानमंत्री कौन थे, वो भी थे आपके, ठीक है, चाणक्य। गुरु को ही इन्होंने प्रधानमंत्री का पद दे दिया था, ठीक है। इन्हीं के निर्देश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सारा कार्यभार करते थे, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 61 प्रश्न में कि चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों आपने कई वेब सीरीज देखा होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पर कई मूवी और कई वेब सीरीज भी बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसमें आपका हो जाएगा धनानंद, ठीक है दोस्तों। क्या होगा आपका, धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। धनानंद ने चाणक्य की बहुत ही इंसल्ट की थी, इसीलिए उन्होंने कसम खाया था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक बहुत ही विशाल सम्राट बनाया और धनानंद को जान से मार दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था, ठीक है दोस्तों, किसके दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर दशरथ है। इसमें आपका क्या होगा, 62 यहाँ पे है, इसमें आपका ठीक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौटिल्य,
कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन है। अब दोस्तों ये कौटिल्य कौन है ये आपको कहीं ना कहीं जानना होगा, ठीक है। जो दोस्तों चाणक्य थे, ठीक है, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य था, ठीक है, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, कौटिल्य का नाम ही, ठीक है, चाणक्य है। यानी इंसान एक है और नाम यहाँ पे आपके दो हैं। इनका विश्व प्रसिद्ध जो रचना है वह था आपका अर्थशास्त्र। ओके दोस्तों, अर्थशास्त्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं कहीं पूछ लेगा आपसे कि चाणक्य का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है, तो आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य का पूछेगा तब भी आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है, बहुत बार यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। इंडिका किसकी रचना है ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इंडिका की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। किसका है, मेगास्थनीज आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इंडिका मेगास्थनीज का रचना है। चलिए 65 देखते हैं। 65 यहाँ पे आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको असत्य ढूंढना है। देखिए, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त या चाणक्य था। दोस्तों यह आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने आपको आगे बताया था कि कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रगुप्त ने स्वराज्य में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। ये भी आपका सही है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके दोस्तों, आपका डी वाला बिल्कुल सही है, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है, ठीक है। इसमें कहा गया है असत्य, यानी जो आपका गलत है वही आपका, ठीक है, सही है। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि यूनानियों ने किस अमित्रोचेटस कहा है, ठीक है दोस्तों, यूनानियों ने किस अमित्रोचेट्स कहा है, ठीक है, यूनानियों ने किसको अमित्रोचेट्स कहा है ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, बिंदुसार को या फिर कुणाल को। इसमें आपका क्या होगा, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपका बिंदुसार बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बिंदुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मौर्य शासक अशोक ने कालिंग पर कब आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था ये आपको बताना है। 269 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 259 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व, कब आक्रमण किया था ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व, यानी 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों हम इसके सटीक आंसर की बात करें तो इसमें आपके हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। कब पढ़े थे, जेम्स किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कालिंग विजय का वर्णन है, 9वें में, 10वें में, 11वें में या फिर 13वें में। इसमें आपका क्या होगा, अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका 13वें में बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 13वें में बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आइए अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्धि शाक एवं अशोक नाम मिलता है। इसमें आपका सबसे सही आंसर क्या होगा, अगर हम इसके आंसर की बात करें इसमें आपका मास्की, ठीक है, मास्की आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका है 71 प्रश्न। 71 आपका है कि अशोक का कौन सा अभिलेख
दो भाषाओं से प्राप्त होता है, ठीक है, दो भाषाओं में प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। अशोक के कौन सा अभिलेख है जो कि दो भाषाओं में प्राप्त होता है? इसमें आपका हो जाएगा सरे और कूना, ठीक है, सरे और कूना, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लिखवाने वाले हैं, ठीक है, आप उन चीज़ों को लिख लीजिएगा। जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछ लेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आपको लिखना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था। कब हुआ था? 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ओके दोस्तों, लेकिन उसे पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ने किया था, लेकिन उसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने ही कराया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में आपसे कुछ ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं जो आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि पूछ लेगा आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा 1526 में, ठीक है, कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था, ठीक है। खानवा का युद्ध आपका कब हुआ था? 1527 में हुआ था, ठीक है, खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध आपका कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध आपका कब हुआ था? 1529 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, खानवा का युद्ध 27 में, ठीक है, चंदेरी का युद्ध आपका 28 में हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध आपका 1529 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ आप जरा एक बार फिर से देखिए, इब्राहिम लोदी, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, उसमें बाबर जीत गया था। खानवा का युद्ध आपका राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, बाबर भी उसमें जीत गया था। चंदेरी का युद्ध आपका मिदनी राय और बाबर के बीच हुआ था, उसमें भी बाबर जीत गए थे, ठीक है। घाघरा का युद्ध आपका अफगानों के बीच और बाबर से हुआ था, ठीक है, अफगानों ठीक है, तो अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें अफगान लोग हार गए थे और बाबर जीत गया था। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे ऐसे ही कई प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, इन सब चीज़ों को आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ नए प्रश्न। यहाँ पे आपका 72 प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर कनिष्क ने? इसमें आपका क्या होगा? 72 प्रश्न है, इसमें आपका अशोक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किसने कराया था? अशोक ने ही कराया था। जस्ट यहाँ पे आपका है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या फिर 7 भागों में? कितने भागों में किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण आपका 7 भागों में किया है। कितने भागों में किया है? 7 भागों में किया है, आपका 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, दशरथ ने या फिर कुरान ने? किसने किया था ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा अशोक, ठीक है, अशोक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये यहाँ पे आपको बताना है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संग मित्रों को श्रीलंका भेजा था, ये भी आपका सही है, अभी आगे हम बात किए हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बिल्कुल सही है। अशोक ने धम्म, दोस्तों अशोक और धम्म का संबंध बहुत दिनों से है, ठीक है, यानी बहुत
पहले से है और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका सही है। यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, जो आपका गलत है वही आपका सही है। ठीक है, जो आपका गलत है वही आपका सही है। 75 में आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका गलत है वही आपका सही, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपसे कहा गया है असत्य। जैसे यहाँ पे आपका है कि मौर्य काल में वृष्टि किसे कहा जाता था। ठीक है, किसे कहा जाता था ये आपको यहाँ पे बताना है। 76 यहाँ पे आपका है। ठीक है, धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को या फिर भू राजस्व को। इसमें आपका क्या होगा? 76 में आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा निःशुल्क श्रम को। ठीक है, जो फ्री में काम करते थे। ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? ऐसा कि आपको पता है कि रामायण में राम जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था और उस घोड़े को लव कुश ने रोक लिया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आक्रमण हुआ। ठीक है, वहाँ पे मार हुआ था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पूछा गया है कि अश्वमेध यज्ञ किस शासक ने कराया था। यानी रामायण के बाद भी कहीं ना कहीं अश्वमेध यज्ञ लोग करते थे। इसका मतलब यह है कि अश्वमेध यज्ञ के बाद जो घोड़ा छोड़ा गया था वह दोस्तों एक घोड़ा जिस जिस राज्य से होते हुए निकलेगा वह राज्य उनका हो जाएगा। ठीक है, यानी जो अश्वमेध यज्ञ करेगा, जो अपने घोड़े को छोड़ेगा, वह घोड़ा जिस जिस राज्य को पार करता हुआ आगे जाएगा वह राज्य अश्वमेध यज्ञ करने वाले का हो जाएगा। अगर किसी ने उस घोड़े को रोका तो कहीं ना कहीं उसको आक्रमण करना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसको लड़ना पड़ेगा और जो जीतेगा वही उस राज्य का मालिक हो जाएगा। ऐसा कुछ नियम था। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, पुष्यमित्र संग सुंग। ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पतंजलि का नाम तो सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य। ठीक है, पतंजलि किसके समकालीन थे? अशोक के थे या फिर पुष्यमित्र शुंग के, वसुदेव के या फिर कनिष्क के? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा इसमें? इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, यही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका है कि भूमिदान। ठीक है, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख है किस राजवंश के समय से प्राप्त होता है? भूमिदान की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, सातवाहन यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 81 प्रश्न। ठीक है, 81 प्रश्न यहाँ पे आपका है कि शीशे के सिक्के किस राज्य वंश के शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के किस राज्य वंश के शासकों ने चलाया था? दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। 81 लिखने के बाद आप पहले कमेंट बॉक्स में 81 लिखेंगे, उसके बाद आप उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे ये आपको बताना होगा। ठीक है, इसका प्रश्न आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना होगा, लाइव कमेंट बॉक्स में नहीं। इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना होगा। बहुत ही आसान उत्तर दोस्तों इसका है, बहुत ही आसान उत्तर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना होगा 81 का। अब यहाँ देखते हैं 82। 82 आपका है कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आपका हो जाएगा इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक के वंश ने सोने के सिक्के चलाए थे, इंडो ग्रीक। आइए
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस राजा ने किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक, ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे, किस शासक काल में आए थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। 83 आपका है, ठीक है। तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और नए नए प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछ लेगा कि आपके एग्जाम में कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आपको लिखना होगा 1498 में। कब हुआ था, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1498 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आपका हुआ था 1602 में, ठीक है। 1602 में आपका हुआ था। आपसे पूछ लेगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आपका हो जाएगा 1600 में हुआ था। कब हुआ था, 1600 में आपका हुआ था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, आपका हो जाएगा 1616 में, ठीक है। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आपका हो जाएगा 1664 में, ठीक है दोस्तों। 1664 में आपका फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एक बार आप लोग फिर सुन लीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1602 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, आपका हुआ था 1600 में, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, आपका हुआ था 1616 में। उसके बाद फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था, 1600, ठीक है, 64 में आपका फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ओके दोस्तों, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए नए प्रश्न। यहाँ पूछा गया है आपका 84 में कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, ये यहाँ पे आपको बताना है। 84 आपका है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका क्या बोलते हो, इसमें आपका, ठीक है, श्री गुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, आपके श्री गुप्त महोदय, श्री गुप्त जी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी या फिर प्राप्त किया था, ठीक है। 85 आपका है, इसमें आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है, ठीक है। किस गुप्त शासक को कविराज का दर्जा दिया गया है, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। कौन है आपके, 86 आपका है, आपके हो जाएंगे समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को या कुमारगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक को भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। इसमें आपका क्या होगा,
इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका समुद्रगुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त यानी ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चीनी यात्री, चीनी यात्री फरहान किसके शासन काल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? किसके शासन काल में चीनी यात्री फरहान भारत में आया था, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा शकों को पराजित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, शकों को पराजित करने के लिए चांदी के सिक्कों को जारी किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, ये आपको यहाँ बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इस पे आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों जहाँ पे आपको दिखे उपरोक्त सभी 99.9% आपका यही वाला आंसर सही जाता है। ठीक है, लेकिन इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेहरौली, ठीक है, मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ये भी आपका सही है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये भी आपका सही है। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय में हुआ था, ये भी आपका सही है, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 93 की गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा गया था? ठीक है, गुप्तकालीन में जो आपका सोने का सिक्का था उसे क्या कहा गया था? इसमें आपका क्या होगा? ठीक है, ये आपका हो जाएगा दिनार। क्या होगा? दिनार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, यानी किसके काल में हुआ था, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक है, कब हुआ था? गुप्त काल में। मंदिर का जो दोस्तों मंदिर बनने को अगर आपसे ये पूछा जाए कि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, ठीक है, किस काल से प्रारंभ हुआ था, तो वह आपका गुप्त काल आ जाएगा। ठीक है, गुप्त काल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे, यानी सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो इसमें आपका हो जाएगा गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन या कन्नौज? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? 97 प्रश्न यहाँ पे आपका है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा कन्नौज। क्या होगा? कन्नौज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और नए प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासन काल में भारत आया था दोस्तों? ठीक है, कई बार प्रश्न ये आपको मिल चुका है, इसका मतलब कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जरूर आपके आएंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपको कई बार मिला है, 2 से 3 बार मिल चुका है। इसमें आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की थी? इसमें आपका क्या होगा? 99। इसमें आपका हो जाएगा हरिशचंद्र ने। ठीक है, हरिशचंद्र ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हर्षवर्धन को
नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोस्तों, क्लास अधिक लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम 100 प्रश्नों पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइबर से, एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ शेयर, लाइक्स और कमेंट है। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।